सुबह के 6 बजे थे और धूप की पहली किरण के साथ एक घर से चीखती चिल्लाती हुई एक महिला बाहर आती और कहती है कि मेरे घर वालों को किसी ने मौत के घाट उतार दिया है। कृपया कर कर मेरी मदद करें, मेरे साथ मेरे घर के अंदर चलें। जैसी महिला ये सारी चीजें बोलती हैं, आस पड़ोस में रहने वाले तमाम लोग इकट्ठा होते हैं, बुजुर्ग इकट्ठा होते हैं और उस घर के अंदर एक एक कर जाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जो लोग अंदर गए उन्हें क्या दिखा? ग्राउंड फ्लोर पर एक साथ तीन तीन बच्चों का गला काटा गया था। जिस बिस्तर पर वो सो रहे थे उस बिस्तर से खून टपक रहा था जमीन के ऊपर और एक एक बूंद, एक एक रिसाव जो हो रहा था वो साफ तौर पर हर कोई देख रहा था। हर किसी के मन में रोंगटे तो जरूर खड़े हो रहे थे, लेकिन तभी उसी में से किसी एक ने देखा कि बंद दरवाजे बगल के बेडरूम से एक खून का बहुत बड़ा फैलाव सामने की ओर आ रहा है। इतने ज्यादा खून को देखकर उन्हें लगा कि बंद कमरे के अंदर भी किसी हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। जिस तरीके से जब पहला जो शख्स उस दरवाजे को खोलता तो देखता है कि उस बेड पर दो लोग मौजूद हैं, एक पति और उसके बगल में सोता उसी का बड़ा बेटा। लेकिन उस पति और बड़े बेटे की जिस तरीके से हत्या की गई थी वो और भी ज्यादा डरावनी थी। दरअसल पति और जो बड़ा बेटा है उसका गला काटने के बाद उन दोनों की छातियों पर कई बार चाकू से वार किया गया था, जिस वजह से जितने भी जो छाती की जो पार्ट्स से, जो बॉडी पार्ट्स से वो बाहर की ओर निकल रहे थे और बहुत बड़े बड़े घाव थे। ऐसे घाव जिसे देखकर कोई कई रातों तक सो ना पाए। अब यहां पर जो बीवी, जो महिला बाहर भाग कर आई थी, उसका रो रो कर बुरा हाल हो रहा है। लोग उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो घबराओ मत, इसकी पीछे की जो असली वजह है, कौन आया था बताओ हमें। उसका कहना था कि रात को कोई आया और कत्लेआम मचाकर घर से चला गया। अब हर कोई से समझना चाह रहा था कि मैडम आपने कुछ देखा तो हमें बताइए, आप इतनी गहरी नींद में कैसे सो सकती हैं जब एक साथ एक घर के अंदर, एक छत के नीचे, आपके बगल वाले घर कमरे में एक साथ पांच पांच मौतें हो जाएं और आप इस तरीके से गहरी नींद में हो कि आपको पता ही ना चले। तभी जैसे ही पुलिस उस वारदात वाली जगह पर पहुंचती है तो सबसे पहली जो नजर उनकी जो पड़ती है लाशों पर तो पड़ती है, लेकिन किचन में रखे सिलवट्टे पर पड़ती है, क्योंकि सिलवट्टे पर कुछ ऐसी चीजें पीसी गई थी जब पहली बार पुलिस को लग रहा था कि जो औरत लल्ला लल्ला करके रो रही है असल में कातिल तो वही है, क्योंकि सिलवट्टे पर कुछ ऐसी चीज मिली पुलिस को जिसने इस केस की पूरी दिशा और निर्देश को पूरा बदल कर रख दिया। और पहली बार पता लगा कि एक औरत जब ढोंग करती है तो बड़े बड़े कातिल भी शर्मा जाते हैं। और इस औरत ने किस तरीके से जो क्राइम की जो प्लानिंग की थी उसमें उसने अपने आप को बचाने की जो भरसक कोशिश की और किस तरीके से कोर्ट में कटघरे में खड़े होकर उसने कोर्ट जज को भी कहा कि देखिए पुलिस वाले मेरे ऊपर दबाव बना रहे हैं, मैंने कोई भी हत्या नहीं की है, सारे जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो बेबुनियाद हैं और इस पे मेरा कोई रोल नहीं है। फिर पुलिस इंस्पेक्टर कोर्ट में खड़े होकर ऐसे ऐसे सबूत सामने रखते हैं कि वो औरत चाह कर भी अपना गुनाह जो पहले कबूल नहीं कर रही थी वो अपना गुनाह कबूल कर लेती है। बताएंगे पर्दे के पीछे की कहानी की किस तरीके से एक औरत ने अपने घर के 5-5 लोगों को मौत के घाट किसकी मदद से उतारा, ये भी आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। तो एक माँ, एक पत्नी जो करीब रात भर 5 लाशों के साथ उस घर में मौजूद रहती है और सुबह उठते ही ढोंग करना शुरू कर देती है। आज इस केस स्टडी को बताने के पीछे का सबसे अहम मकसद है कि कातिल कत्ल तो करता है, पुलिस के द्वारा पकड़ा भी जाता है, कोर्ट में भी उसकी पेशी होती है, लेकिन वो लगातार यही कोशिश करता है कि कोर्ट रूम में कैसे भी करके केस को कमज़ोर किया जाए और साबित किया जाए कि पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन की है वो गलत है। और कई बार ऐसा होता भी है, पुलिस वालों से चूक होती है, लेकिन ये केस स्टडी एक तरीके से आप ये समझिए कि बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट करती है पुलिस वालों के लिए कि किस तरीके से अगर पुलिस की टीम किसी भी केस की बारीकी से जाँच करती है, सारे सबूत बारीकी से इकट्ठा करती है, तो कोई भी कितना भी चाह ले कोर्ट के अंदर एक एक करके जितने भी कातिल हैं, जो भी गुनहगार है, उन्हें सजा मिलती ही मिलती है। बात है अलवर के 2017 के इस केस की। इस महिला जिसको आपने शुरुआत में देखा जो बाहर निकलकर रोती बिलखती, जैसा दीपक ने बताया उसने ढोंग किया था, इसका नाम है संतोष शर्मा। अब
इसने ऐसा क्यों किया, अपने ही बच्चों को क्यों मारा? सोचिए, अपने 4 बच्चों का कत्ल किया इसने, अपने पति का कत्ल किया। उसके पीछे का मकसद क्या था, उसे जानने के लिए आपको इसका बैकग्राउंड समझना होगा। दरअसल जो संतोष शर्मा है, ये पढ़ाई में ठीक ठाक थी, लेकिन इन्हें ताइक्वांडो का शौक था, ये बच्चों को सिखाती थी। अब ऐसे में इनकी शादी 1999 में बनवारी लाल सिंह के साथ कर दी जाती है, जो कि अलवर के रहने वाले हैं। माता पिता की मर्जी से इनकी शादी होती है, सब कुछ ठीक चलता है। अब शादी के बाद जब संतोष घर पर आती हैं तो चीज़ें ठीक रहती हैं, लेकिन इनके जो पति थे वो सुपरवाइज़र का काम करते थे, तो आमदनी इतनी ज़्यादा नहीं थी। अब संतोष जो है, जब वो आस पड़ोस में महिलाओं को देखती, अमीर लोगों को देखती, तो उसे लगता कि मेरे घर में ये चीज़ें क्यों नहीं है, मेरे पास ऐसी साड़ी क्यों नहीं है। कई सारी चीज़ों को लेकर उसे बार बार ये लगता कि उसका पति किसी काम का नहीं है। तो ऐसे में संतोष जो है वो अपने पति से बात करती है, और उसे ताइक्वांडो जो आता था उसके लिए वो सोचती है कि क्यों ना मैं भी एक स्कूल ज्वाइन कर लूँ। पति से बातचीत करने के बाद जो पत्नी है यानी कि संतोष है, वो ताइक्वांडो की क्लासेस ज्वाइन करती है, बच्चों को सिखाने के लिए स्कूल में लग जाती है। वहाँ से ठीक ठाक पैसे इसे सैलरी के बतौर सैलरी मिलती है। अब इसी में जब शादीशुदा ज़िंदगी चल रही थी, इनको 3 बच्चे भी होते हैं। अपने बच्चों, इसका सबसे बड़ा बेटा जो था वो उस वक्त 17 साल का था, उसके बाद बाकी बेटे भी होते हैं। अब कहानी में होता यह है कि जो संतोष है, जब वो स्कूल में जाने लगती है, ताइक्वांडो सिखाने लगती है, तब उसे और ज़्यादा शौक बढ़ जाते हैं। उसे और ज़्यादा लगता है कि काश मेरे पास ऐसी चीज़ें होती, मेरे पास लग्जरी होती। दरअसल इस लड़की को लग्जरी का शौक था, आलीशान चीज़ों का शौक था। इसे चाहिए था कि इसके पास महंगे महंगे सामान हो, गाड़ियाँ हो, इसका घर बड़ा हो, शो ऑफ करना जिसे कहते हैं, कि बाकी महिलाएं जो वहाँ पर थी उनके सामने ये शो ऑफ कर सके। कई बार इन चीज़ों को लेकर अपने पति से झगड़ती भी थी, लेकिन बनवारी लाल जो थे, उनके पास जो काम था वो सुपरवाइज़र का था, एक तरीके से फैक्ट्री ऑपरेटर थे वो, तो इतनी ज़्यादा आमदनी नहीं थी। अब कहानी करवट लेती है। कैसे? दरअसल एक रोज़ स्कूल के द्वारा ही जो ताइक्वांडो टीचर हैं यानी कि संतोष शर्मा हैं, इन्हें ट्रेनिंग के लिए, कि आप और ज़्यादा ट्रेनिंग लीजिए ताकि हमारे बच्चे और सक्षम हो पाएँ, तो ट्रेनिंग के लिए इन्हें बाहर भेजा जाता है, उदयपुर भेजा जाता है, और कहा जाता है कि वहाँ पर एक कैंप लगा है, वहाँ से आप सीख कर आइए, फिर बच्चों को सिखाइएगा। अब इसके चलते जब ये उदयपुर पहुँचती है, वहाँ इसकी मुलाकात होती है एक पीटी की ट्रेनिंग कर रहे लड़के से, जिसका नाम था हनुमान जाट, और उसकी उम्र जो थी वो संतोष से करीब करीब 10 साल छोटी थी। अब वहाँ पर मुलाकात होती है, बातचीत होती है। हनुमान जाट जो है वो संतोष को एक रेस्टोरेंट ले जाता है, वहाँ पर वो सब जो अलग अलग चीज़ें खाती है, उसके पास पैसा भी उसे दिखता है। तो संतोष को लगता है कि जब इस लड़के के पास इतने पैसे हैं, वो मुझे ऐसे रेस्टोरेंट में ला सकता है, मेरे पति मुझे आज तक नहीं लाए, बच्चों के साथ कभी घुमाने भी नहीं ले गए, बहुत सारी चीज़ें उसे छोटी छोटी चुभती हैं। अब ऐसे में हनुमान जाट के साथ संतोष का जो नंबर है वो एक्सचेंज हो जाता है, इनके बीच दोस्ती हो जाती है। वापस जो है संतोष जब अपने घर आती है अलवर, तो हनुमान जाट से बात करती रहती है फ़ोन पर, टेक्स्ट पर। ऐसे करते करते ये लोग कभी कभार मिलने का प्लान करते हैं, मिलते भी हैं, और मिलते मिलाते इन दोनों में कब प्यार हो जाता है इन्हें समझ नहीं आता। और फिर दोनों के बीच जब प्यार पनपता है तो फिजिकल रिलेशन भी बनते हैं, और अब ये दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। संतोष शर्मा को ये लगने लगा था कि कुछ भी हो जाए, कैसा भी हो जाए, लेकिन उसका पति लाइफ में कभी भी उसके लिए ऐसा कुछ नहीं कर पाएगा। उसे महंगे रेस्टोरेंट में नहीं ले जा पाएगा, उसे गिफ्ट नहीं दे पाएगा, उसे घुमा फिरा नहीं पाएगा, और उसकी जो ये लाइफ जीने की जो एक अच्छी शौकीन जो लाइफ जीने की उसकी जो मंशा है वो हमेशा अधूरी रह जाएगी। और ऐसे में अब धीरे धीरे उसे अपने पति से चिढ़न होने लगी, और साथ ही साथ उसे अपने 3 बच्चे भी खटकने लगे। अब वो परिवार जिसे उसने शुरू किया था, जिनके साथ वो अपनी ज़िंदगी जी रही थी, वही परिवार संतोष की आंखों में कांटे की तरह चुभने लगा। अब धीरे धीरे चीज़ें ऐसी होती हैं कि एक रोज़ जब हनुमान जाट से, यानी संतोष जब अपने बॉयफ्रेंड हनुमान जाट से बात कर रही होती है, तो संतोष का बड़ा बेटा, जिसकी उम्र 17 साल थी, नाम मोहित है, वो ये सारी चीज़ें सुन लेता है और अपने पिता को बताता है। पिता को ये सब चीज़ें जब वो सुनते हैं तो उन्हें बुरा लगता है। वो अपनी पत्नी को समझाते हैं, बेटा भी समझाता है कि माँ ये सारी चीज़ें ठीक नहीं है, लेकिन पत्नी कहाँ मानने वाली थी, क्योंकि उसको तो समझ में आ गया था कि आखिर पैसे क्या चीज़। तो उसको पता था कि आखिर पैसे क्या चीज़ होते हैं, पैसे के ज़रिए कैसे आगे बढ़ा जाता है, और पैसे उसे कहाँ से मिल सकते हैं, कौन ऐसा है इस दुनिया में जो उसकी शौक़ को पूरा कर सकता था। और उसे पता था वो सिर्फ हनुमान जाट है, उसका परिवार नहीं है। तो ऐसे में वो कई बार ये भी करती
पति के समझाने के बाद, जब उसके पति ने उसे समझा दिया, उसके बावजूद वो कई बार घर से चली जाती, 2-2 3 दिन गायब रहती, हनुमान जाट के साथ रहती, उसके रूम पर रहती और ऐसे में पति से कई बार उसका झगड़ा होता। और अब संतोष को समझ में आ गया था कि वो हनुमान जाट के साथ मिल नहीं सकती, उसके साथ रह नहीं सकती और तभी रह पाएगी जब उसके घर में जिन 2 लोगों को इस बारे में पता है, यानी कि उसका पति और उसका बड़ा बेटा मोहित, उनको खत्म कर दिया जाए। यानी इसने पहले ही सोच लिया था कि इसे अपने बड़े बेटे और पति को मारना है। अब सोचिए, ये मर्डर किया गया 2 और 3 अक्टूबर की दरमियानी रात साल 2017 को, लेकिन इसकी प्लानिंग इन्होंने शुरू करी साल 2016 से। ये लोग इतने क्लेवर थे, इतने ज़्यादा चालाक थे, इन्हें समझ में आ गया था कि पुलिस किस किस तरीके से पकड़ सकती है। तो इन्होंने 1 साल पहले ही प्लानिंग करनी शुरू करी और सामान इकट्ठा करना शुरू कर दिया। कैसे? सबसे पहले संतोष और हनुमान जाट ने फर्जी कुछ कार्ड्स बनाए, अलग अलग आधार कार्ड जुटाए और उसके ज़रिए जो हनुमान जाट था उसने कई सारे सिम खरीद कर अपने पास रख लिए। उसने संतोष को बोला कि इन सिम कार्ड्स का हम तब यूज़ करेंगे जब हम मर्डर करने वाले होंगे तुम्हारे पति और तुम्हारे बच्चे का, जब कत्ल करना होगा तब हम इसी से बात किया करेंगे। इसके बाद ऑनलाइन ये लोग ऑर्डर करते हैं एक बड़ा सा चाकू, ऐसा चाकू जिसके ज़रिए किसी को आसानी से गोदा जाए और उसके अलावा एक ऐसा हथियार भी ऑर्डर करते हैं जिससे गला काटने में आसानी हो। तो ये 2 चीज़ें मंगवाते हैं, एक सिम कार्ड मंगवाते हैं। अब ये सारी चीज़ें हो जाने के बाद वेट करते हैं कि आखिर कब किया जाए, किस वक्त मर्डर किया जाए। धीरे धीरे संतोष ऐसी कोशिश करती है कि वो दिखाती है अपने परिवार को, यानी अपने पति, अपने बच्चों को, कि वो सुधर गई है, उसकी चीज़ें सही हो गई हैं, ताकि एक ट्रस्ट बिल्डअप हो जाए। बाई चांस अभी अगर भेद खुले, मर्डर होता है, उसके बाद भेद खुले, पुलिस वाले नेबर्स से पूछें तो उनके जरिए भी पता ना चले कि संतोष का अपने परिवार से नहीं बनती थी, अपने पति से नहीं बनती थी, बच्चों से नहीं बनती थी, किसी और से मिलती जुलती थी। तो इस चीज़ के लिए भी उसने परखा और 1 साल पहले से जो प्लानिंग की उसको बिल्कुल उस कहते हैं ना एक प्लेन पेपर के जरिए, स्ट्रैटेजी के जरिए उसी पर चलती रही, उसी पगडंडी पर चलती रही और उसने सेम चीज़ फॉलो की ताकि कल को जब पूछताछ हो तो ये बिल्कुल पाक साफ आए। अब तारीख आती है 2 अक्टूबर। उस दिन इन लोग का बकायदा प्लान था कि कब मारना है, किस तरीके से मारना है। हनुमान के साथ पूरी डीलिंग हो गई थी और तो और जो सिम कार्ड इन्होंने खरीदे थे वो भी एक्टिव कर दिए गए और हनुमान जाट ने अपने 2 दोस्तों को और तैयार कर लिया और कहा कि देखो ऐसा ऐसा पूरा मामला है, सारी चीज़ें समझे और उन्हें तैयार किया पैसे देने के बहाने और वो लड़के भी मान जाते हैं। अब 2 अक्टूबर को संतोष को जो उसका बॉयफ्रेंड है हनुमान जाट, वो एक चीज़ देता है, वो कुछ दवाइयाँ देता है एक पैकेट में और कहता है इसे ले जाओ, इसे ले जाकर कुछ ऐसा करना कि तुम्हारा परिवार वाले इसे खा लें। और इसके बाद संतोष अपना दिमाग चलाती है, वो बाकायदा सिलबट्टा निकालती है, घर में खुशी खुशी का माहौल रखती है और बोलती है आज खाने में कुछ बढ़िया बनाएंगे। और इसके बाद बाकायदा एक चटनी पीसती है और उस चटनी में वो दवाइयाँ मिलाती हैं। वो नशीली दवाइयाँ थी जिससे इंसान एक बार सोए तो लंबा सोता ही रहे। और इसके बाद बड़ी ही इत्मीनान से और खुशी खुशी, चेहरे पर इसके खुशी थी, वो उसे पीसती है, उसकी चटनी बनाती है, फिर घर में रायता बनाती है और उस चटनी को, यानी जो उसने मसाला बनाया था, उसको रायते के अंदर मिला देती है ताकि जो भी रायता खाए वो अच्छी गहरी नींद में चला जाए। और ये करते हुए जो दवाइयाँ थी, जब वो सिलबट्टे पे पीस रही थी तो उसकी बहन, उस वक्त जो संतोष शर्मा थी उसकी बहन वहाँ पर मौजूद थी, उसका एक बेटा भी वहाँ पर मौजूद था। तो बहन पूछती भी है कि दीदी आप ये क्या कर रही हो, क्या पीस रही हो। इस पर संतोष ने डांट देती है, बोलती मैं कुछ बना रही हूँ, तुझे क्या मतलब है, जा अपना काम कर। तो बहन को लगता है हो सकता है कोई कुछ कर रही हो, कुछ नई चीज़ ट्राई कर रही हो, और बहन इस पर ध्यान नहीं देती। अब इसके बाद प्लान एक्टिवेट हो जाता है और फिर अब आप समझेंगे कैसे जो हनुमान जाट है यानी संतोष शर्मा का जो बॉयफ्रेंड है वो 2 बार घर आता है। क्यों आता है, उसके साथ बाकी लोग क्या आते हैं, जो 2 हथियार खरीदे गए उनका क्या काम था, और तो और पुलिस आखिर कैसे इस पूरे केस को इन्वेस्टिगेट करती है। आप समझिए कि सिलबट्टे पे वो दवाइयाँ पीसने के बाद जब वो परिवार को खिला देती है तो उसके बाद क्या होता है। देखिए, ये जो दवाइयों का जो हेवी डोज था वो खाने में इस तरीके से मिलाया गया था कि हर एक बच्चे और बड़े में कोई भेदभाव किया नहीं गया था। तो हर एक किसी के हिस्से में, चाहे छोटा बच्चा हो या उसका जो पति हो, सबके हिस्से में बराबर एक तरीके से मात्रा पड़ी हुई थी। यहाँ तक कि जो उसकी खुद की बहन या कहें बच्चों की जो मौसी थी वो उन्होंने भी वही खाना खाया। इसके बाद सबको लग जाती है गहरी नींद। लेकिन उस पूरी कड़ी में जो सबसे अजीब ये चीज़ थी, जिसमें जो 17 साल का जो बड़ा बेटा था उसकी तबीयत थोड़ी सी अच्छी नहीं थी, इसलिए उसने उस दिन ना रायता पिया ना चटनी खाई, सिर्फ हल्का फुल्का खाना खाकर अपने कमरे में चला जाता है। इसके बाद जैसी देर रात होती है, ये इससे लगता है कि परिवार में हर कोई सो गया है, गहरी नींद में खराटे मार रहे हैं।
अब उसे लगा कि प्लान एक्टिव करने की बारी है। अब जिस तरीके से वनिता ने आपको शुरुआत में बताया कि ऑनलाइन कुछ चीजें मंगाई गई थी, तो मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से आपने दांव देखा है जो जानवरों को काटने के लिए इस्तेमाल होता है, वही हथियार अपने बच्चों को मारने के लिए, अपने पति को मारने के लिए एक बीवी ऑनलाइन मंगवाती है उस हथियार को और अपने बॉयफ्रेंड के दोस्तों को दे देती है कि देखो, तुम जब हत्या करने आना तो ये नए हथियार का इस्तेमाल करना, कोई जंग लगे हथियार का इस्तेमाल मत करना, क्योंकि जब तुम मेरे पति और बच्चों को मारो तो जरा सी भी गुंजाइश नहीं बचनी चाहिए कि उनकी सांसें चल रही हो और वो दोबारा से जिंदा हो जाए। अच्छे तरीके से मारना ताकि वो हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चले जाएं। रात काली हो चुकी थी, चांद निकल चुका था, कमरे में भी पूरा अंधेरा हो चुका था। तब ये जाकर अपने दरवाज़ा, जो मेन दरवाज़ा होता है घर का, उसे खोलती है। और उस मेन दरवाजे के बाहर जो इसका बॉयफ्रेंड, संतोष का जो बॉयफ्रेंड है, वो और उसके दोस्त इंतज़ार करते हैं। नकाब पोश उन्होंने पहना हुआ था, पूरा नकाब लगाकर, चाकू और हथियार के साथ। अब ये जो महिला है या जो संतोष है, जो बीवी है, इशारा कैसे करती है कि अरे वहाँ पे मेरा पति सोया है, उसी कमरे में मेरा बड़ा बेटा भी है, वहाँ पर चले जाओ। इसके बाद अपने पति को मरवाने के लिए ये इशारा करती है कि उस कमरे में चले जाओ। पहले संतोष का जो बॉयफ्रेंड वो जाता है, पीछे पीछे उसके साथी जाते हैं। सबसे पहला जो शिकार जो संतोष के बॉयफ्रेंड का था वो पति ही था। जिस तरीके से पहले गला काटा जाता है और गला काटते ही खून का जो फव्वारे या जो कहे छींटे जो होते हैं वो उसके बेटे के चेहरे पर टपकते हैं या लगते हैं। अब बेटा आंखें खोलकर देखता है कि उसके पिता के साथ कुछ गलत चीजें हो रही हैं। जब तक वो मुंह और अपना हाथ उठाता, संतोष के बॉयफ्रेंड ने चाकू लेकर उसका भी वहीं पर गला काटकर मौत के घाट उतार दिया। अब क्योंकि ये जो संतोष है उसने ये कहा था कि कोई भी गुंजाइश ना बचे, इसलिए नया हथियार लाके दे रही हूं, तुम्हें सुनिश्चित करना है कि वो इस दुनिया में ना रहे। जो बाकी जो दोस्त थे, जो नए वाले जो चाकू थे, दोनों उनकी छाती पर चढ़कर एक साथ कई वार करना शुरू करते हैं और दोनों पति और बेटे को मौत के घाट उतार देते हैं। और कुछ इस तरीके से बेदर्दी के साथ मारते हैं कि वो एक पल सांस तक नहीं ले पा रहे थे। और ये जो सारी जो चीजें हैं, जो बीवी है कमरे के कोने में खड़े होकर, ना चेहरे पे कोई शिकन है, बस एक शैतानी हंसी है जो अंधेरे में खड़े होकर वो देख रही है कि जिस 17 साल से 18 साल की शादी थी, जिस 17 साल से बच्चे को उसने पाल पोस के बड़ा किया, सिर्फ उसने ये कहा था कि मम्मी आप उन अंकल से बात मत करो, आपका जो बात करने का तरीका है वो बिल्कुल सही नहीं है, आपको अपने पापा के साथ ही रहना चाहिए। सिर्फ उसकी जो 3 लाइन की जो पूरी लाइन वाक्य था, उस वजह से एक माँ ने, एक बीवी ने सोचा कि मैं इन दोनों को ही रास्ते से हटा देती हूं, क्योंकि सबसे बड़े कांटे हैं उसके प्यार और उसकी अच्छी जिंदगी के बीच में। अब जब पता लग जाता है कि जो पति है और जो बड़ा बेटा मर चुका है, इनका मकसद सिर्फ इन दोनों को रास्ते से हटाना था और किसी और को मारना नहीं था। लेकिन अब क्योंकि हड़बड़ी में जब उन्होंने मौत के घाट उतार दिया, जैसे ही भाग, क्योंकि उसमें से जो बड़ा बेटा था उसकी आंखें खुल गई थी, इन्हें लगा कि शायद नींद की गोली अच्छे तरीके से काम नहीं कर रही है। अब जैसे ही भागना शुरू करते हैं, संतोष का जो बॉयफ्रेंड है, उसकी जो 2 छोटे बच्चे थे वो आंगन में ही सो रहे थे और उसके साथ उनका एक भतीजा भी, और उसी जगह पर 3 बच्चे एक साथ सो रहे थे। संतोष का बॉयफ्रेंड जैसे ही भागना शुरू करता है, उसका जो पैर है उसके छोटे बच्चों के पैर पर लग जाता है। बच्चे फिर से हल्की नींद से जाग जाते हैं। उसे लगता है कि कहीं भेद ना खुल जाए। वो तीनों बच्चों का उसी की मां के सामने गला काटता है। मां जरा भी उफ तक नहीं करती है। उसे लगता है कि बड़ा बेटा तो मर ही गया, इनको भी निपटा दो, कम से कम अगली बार जो प्यार में कोई रोड़ा नहीं बनेगा, कल को मुझसे कोई सवाल नहीं पूछेगा, मैं एक नई जिंदगी, एक फ्रेश जिंदगी शुरू करूंगी जहां पर मेरा अपनी पुरानी जिंदगी से कोई वास्ता नहीं रहेगा। पहले बच्चे को मारा जाता है, दूसरे बच्चे को मारा जाता है, भतीजे को भी मौत के घाट उतारा जाता है। एक साथ एक घर के अंदर 4 बच्चों को मौत के घाट उतारा जाता है। एक पति को मारा जाता है। बीवी अंधेरे में खड़े होकर अपने बाल संवारती है, शैतानी हंसी हंसती है और इंतजार करती है कि जो उसके जो साथी हैं, जिससे वो प्यार करती है, उसने तो बहुत बड़ा और बहुत अच्छा काम कर दिया है। आने वाले वक्त में सारी प्रॉपर्टी मेरी होगी और इस प्रॉपर्टी के साथ मैं उस नए लड़के से अपनी हवस की आग को बुझाऊंगी। और इसलिए वो जैसे ही वो लोग भाग जाते हैं, ये बड़े
आंखों में जरा सा भी आंसू नहीं है, कोई दर्द नहीं है। ये पोछा लगाना शुरू करती है, जहां जहां हथियार थे उनसे जो सबूत थे उसको मिटाने की कोशिश करती है, लेकिन नादान थी जुल्म की दुनिया में। क्योंकि हम आगे बताएंगे क्या चीजें क्या होती हैं। रात भर उस घर के अंदर बच्चों की लाशों से खून टपकता रहता है। वो सिर्फ देखती रहती है टकटकी निगाहों लगा लगा के। उसे लगता है कि सुबह उठकर उसे किस तरीके की एक्टिंग करनी है कि कोई भी उसे पकड़ ना पाए। रात भर प्लानिंग बनती है, वो ठीक से सो नहीं पाती है। और क्योंकि अपने आंसुओं को उसने इस तरीके से बचा के रखा, क्योंकि उसे पता था कि धूप की पहली किरण के साथ उसे अगली रोज से सिर्फ एक्टिंग ऐसी करनी है, लगातार कई घंटों तक रोना है, तो उसकी खूबसूरती खराब ना हो जाए। यूट्यूब की कई गाइडलाइंस है, नहीं तो आपको हम बहुत सारे ऐसे वीडियोस दिखाते जहां पर जब लोकल्स या जो रिपोर्टर्स जब उन्होंने जाके उससे पूछा, जिस तरीके की उसने एक्टिंग की है संतोष ने, आपको देख के लगेगा कि एक ऐसी मां जो इस तरीके से रो रही है, बिलख रही है, वो ये ऐसे काम नहीं कर सकती है। अब बारी थी पुलिस वालों के एक्शन में आने की। पुलिस जैसे ही जाती है सिलवट्टे पर, उन्हें दिखता है कि कुछ चीजें पीसी गई हैं। क्या चीजें पीसी गई हैं उन्हें समझ में आ जाता है, टेस्टिंग के लिए भेज दिया जाता है। लेकिन मां जिस तरीके से एक्टिंग कर रही थी, उन्हें लगा कि ऐसी क्या चीजें हो गई हैं, घर पे चोरी जैसी या डकैती जैसी कोई बिना वारदात को दिए सिर्फ इन लोगों को मारकर चले जाना, ये बात जरा सा भी पच नहीं रही है। लेकिन बीवी के पास प्लान था। बीवी ने कहा, जो उसका मकसद भी था कि मारने के बाद सारी प्रॉपर्टी में हत्या लूंगी। वो ये कहती है पुलिस वालों को कि सर, क्योंकि हमारा जो जमीनी विवाद है वो अक्सर चलता रहता है, और हो सकता है जो मेरे पति के जो भाई हैं इन्हें मरवाना चाहते हो, और इसलिए उन्होंने इस सारे हत्याकांड को अंजाम दिया हो। पुलिस के सामने एक ऐसी लीड थी जिस पर वो काम तो जरूर कर सकते थे, लेकिन दूसरी लीड ये भी थी कि जो किचन में जो सामान मिला, और क्यों चीखने चिल्लाने की आवाज नहीं आती है, डकैती भी नहीं होती है, क्योंकि जो हत्यारे हैं वो इतने तो शरीफ नहीं होते हैं कि कोई उन्हें पैसा दे दे और मार के चले जाए और बीवी को छोड़ दे और घर से कोई सामान का लूटपाट भी ना करें। तो उन्हें लगता है कि एक काम करते हैं, जरा पता लगाया जाए कि जो बीवी संतोष है किस किस से कितनी कितनी देर बातें करती है। जो उसकी फोन की जो रिकॉर्डिंग थी उससे पता लगा कि वो अपने बॉयफ्रेंड से बहुत ज्यादा बातचीत करती है। अब बॉयफ्रेंड से बातचीत तो करती है, लेकिन उस रोज, जिस रोज हत्याकांड हुआ, उस रोज उसकी बातचीत नहीं हुई थी। अब पुलिस के सामने डाउट भी कि चलो कम से कम इसका रिश्ता तो समझ में आ रहा है, लेकिन उस रोज तो कोई बातचीत नहीं होती। उन्हें लगा ठीक है, जरा पता लगाया जाए संतोष के बॉयफ्रेंड से कि कम से कम वो कुछ बता दे कि कहीं उसका कोई लेना देना नहीं है या नहीं। संतोष के बॉयफ्रेंड के घर पर जब जाया जाता है, घर पर नहीं था, घर पर ताला लगा हुआ था। उसके ताले को तोड़कर घर के अंदर जो दाखिल किया होते हैं, तब पता लगता है कि संतोष ने जिस कपड़े को पहनकर उस रोज हत्याकांड को अंजाम दिया था, वो खून से सने कपड़े उस घर के अंदर मौजूद थे। एक ऐसा सबूत, एक ऐसा सिरा जिसे पकड़कर पुलिस बहुत जल्द इस केस को सुलझा लेती, लेकिन पुलिस ने इंतजार किया कि जरा पहले और भी इन्वेस्टिगेशन किया जाए, क्योंकि मैडम के ऊपर हाथ रखने से पहले मैडम की सारी कुंडली को उनके सामने रखा जाएगा, क्योंकि मैडम बदल सकती हैं, मैडम अपने वाक्य से बदल जाए, कुछ भी हो सकता है। इसलिए पहले संतोष के बॉयफ्रेंड तक पहुंचा गया, उसे खून से सने के जो कपड़े थे उसे डीएनए का मिलान हुआ, पता लगा हर एक चीज मैच हो रही है। पुलिस को अंदर ही अंदर चीजें पता थी। कई बार वो उसकी बीवी से मिले, लेकिन बीवी ने हर बार ऐसी एक्टिंग की कि पुलिस को पता था कि ये हत्यारिन है, लेकिन उसको बताया नहीं, कहीं उसे शक ना हो जाए। इसके बाद जो हत्यारे थे, जो अलग अलग दिशा में चले गए थे, उन हत्यारों तक पहुंचा जाता है। उन सबको पकड़ पकड़ कर थाने के अंदर बैठाया जाता है और पूछा जाता है, देखो सच बता दो, क्योंकि जो बीवी है उसने सच तो बता दिया है। इधर हत्यारों को लगता है कि जो संतोष है उसने ये कहा था कि तुम्हें टूटना नहीं है अगर पकड़े भी जाओ, क्योंकि पुलिस हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती है। हत्यारों को लगता है कि जो मैडम हमें ट्रेनिंग दे रही थी कि अपने पति को इस तरीके से मारना कि इस दुनिया में वो ना रहे, अब वही मैडम टूट चुकी, तो हमारा टूटना तो कोई मतलब का ही नहीं है। वो भी अपनी कहानी बताना शुरू करते, जो वर्णिता मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा दी है। लेकिन अब बारी थी मैडम को पकड़ने की। 2016 से प्लानिंग चल रही थी, लगभग एक साल उन्होंने प्लान बनाया कि किस तरीके से घर वालों को मारना है। 2017 में वो मारते हैं। अब इस कहानी में
जब उसे बीवी को लाया जाता है, बीवी आनाकानी करती है। फिर बीवी के सामने कई सारे सबूत रखे जाते हैं जिसमें वो हार तो मान जाती है। कोर्ट में भी पहले अपना गुनाह कबूल करती है, बाद में अपने गुनाह जो कबूलनामा है उसे पलट जाती है, क्योंकि वकील ने सिखा दिया होगा कि अगर आप सब कुछ सच बता दोगी तो केस में आपकी हार तो सुनिश्चित है और आपके हाथ कुछ लगेगा भी नहीं। और इसलिए जज के सामने ये जो महिला है ये बदल जाती है, अपनी कहानी बदल देती है। लेकिन पुलिस एक एक कर सारे सबूत जो गवाह हैं उनके सामने पेश करती है। और इस गवाह में सबसे इंपॉर्टेंट जो शख्स है वो कौन है? खुद उसी की बहन, मतलब उस बच्चों की मौसी, जिसने खुद बताया कि देखिए जो नींद की जो गोलियां थी उस रोज उस सिलबट्टे पर कुछ ऐसे पाउडर की जैसी जो चीजें थी उसे पीस कर डाल रही थी। मैंने दीदी से पूछा दीदी क्या है, तो दीदी ने मेरा जबरन मुंह बंद करने के लिए कहा अपने काम से काम रखो। तो सिलबट्टे से नींद की गोलियां, पोस्टमार्टम में बहुत सारी ऐसी चीजें आई जिससे पता लगा खाने में कुछ ऐसी चीजें मिलाई गई हैं और जो खाना जो रोज जो परोसा था वो सिर्फ और सिर्फ संतोष ने ही परोसा था। अब इस पूरे केस में बदलने के बाद 2023 में इन पर सुनवाई पूरी होती है और ये सजा मुकर्रर की जाती है। मैं बताता हूं उन्होंने जो कोर्ट में जो उन्होंने सजा जो जज साहब उन्होंने सुनाने से पहले क्या क्या चीजें कही हैं। फांसी की सजा नहीं हुई क्योंकि इसे अभी भी कोर्ट ने रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस नहीं माना है। लेकिन जो चीजें हैं मैं आपको हुबहू पढ़ के बताता हूं। दरअसल कहा गया कि हनुमान प्रसाद को प्यार हो गया था, जज के बयान है, लेकिन उनके पति और बड़े बेटे को उनके अवैध संबंधों के बारे में संदेह था। उन्होंने परिवार के लोगों को प्यार के रास्ते से हटाने की साजिश रची। उन्होंने 4 बच्चों और पति को चाकू से गोदकर मौत के घाट उतार दिया। कोर्ट ने उन्हें धारा 302, पहले आईपीसी की धारा चलती थी, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं, आजकल बीएनएस आ चुका है, 407, 120B, 201 के तहत 77 गवाहों और 379 380 पेज के जो डॉक्यूमेंट जो पेश किए गए थे चार्जशीट में, उनके आधार पर इन सब को आजीवन मतलब मरते दम तक सलाखों के पीछे रहना है। एक ऐसी प्लानिंग जिस प्लानिंग में जो माँ है, क्योंकि देखिए कहा जाता है कि माँ एक मूर्ति होती है ममता की। अगर वो अपने बच्चों को मौत के घाट उतारे और अंधेरे कमरे में कोने में खड़े होकर उसे एहसास हो कि मेरे बच्चों को तो मारा जा रहा है, मैं इन सबसे आज़ाद हो जाऊंगी, एक आज़ाद दुनिया जीऊंगी, क्योंकि मुझे उस जिस लड़के से प्यार है वो मुझे आज़ादी दिलवाता है, वो दिखने में अच्छा है। अब इस जिंदगी से बोर होकर कुछ मुझे किक चाहिए, फन चाहिए, और इस फन के लिए उसने 5 लाशें बिछा दी और लाशों के साथ वो पूरी रात रही। ना मन में डर, ना आंख में आंसू, ना चेहरे पे कोई शिकन, ना पछतावा। और इसके बावजूद अगले दिन से जो उसकी जो एक्टिंग चालू हुई, हर किसी ने अपना माथा पकड़ लिया कि हम जिस औरत के साथ बैठे थे उस औरत ने अगर ऐसा काम किया है तो हम किस पर विश्वास करें, एक माँ पे विश्वास कैसे करें, एक बीवी पे कैसे विश्वास करें। और सिर्फ उसने अपने हवस और अपने शरीर की भूख को मिटाने के लिए उसने 5 लाशें घर के अंदर बिछा दी हैं। कहा जाता है मौत, झूठ और साजिश या षड्यंत्र कभी छुट्टी नहीं लेते हैं। इसलिए हम कोशिश करेंगे कि डिकोडिंग क्राइम के जरिए जितनी भी ऐसे केस स्टडीज हैं आप तक लेकर आते रहें, क्योंकि यहां पर भी जिस तरीके से मौत, झूठ बोला गया, षड्यंत्र रचा गया, साजिश रचा गया और ये लगा कि इन सब से वो पार पाकर एक अच्छी जिंदगी जिएंगे, तो उन तमाम क्रिमिनल्स के लिए ऐसी केस स्टडीज एक तरीके से नजीर पेश करती हैं जहां पर वो हमेशा के लिए सलाखों के पीछे अच्छी जिंदगी का सपना देख रहे थे। कहां तो उन्होंने अच्छी जिंदगी का सपना देखा था, कहां वो सलाखों के पीछे अपनी पूरी